नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम के किसान चौपाल कार्यक्रम में आज मेरे साथ हैं डॉक्टर संजय द्विवेदी जी। आप एग्रोनॉमी विषय के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। आप एग्रोनॉमी विभाग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में पदस्थापित हैं। डॉक्टर संजय द्विवेदी साहब, आपका किसान चौपाल कार्यक्रम में स्वागत है। हम आज किसान चौपाल के कार्यक्रम में जानना चाहेंगे कि तिलहनी फसलों की वर्तमान में स्थिति क्या है एवं आवश्यकता तथा उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। इस विषय पर मैं डॉक्टर संजय द्विवेदी साहब से सबसे पहले यह जानना चाहता हूं कि तिलहनी फसलों की वर्तमान में क्या स्थिति है। नमस्कार, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। मैं जैसा कि बताया गया कि मैं तिलहनी फसलों के विषय में चर्चा करना चाहूँगा आप लोगों से। और इसमें से जो पहला प्रश्न ये है या ये कहें कि विषय है हमारा कि वर्तमान में जो स्थिति है तिलहनी फसलों की वो क्या है, इस पे मैं थोड़ा प्रकाश इसलिए डालना चाहूँगा क्योंकि आज का जो समय है प्रायः हमारे सभी परिवारों में तिलहनी फसलों का जो तेल होता है उसका उपयोग हर घर में दोनों समय पे खाने का जो समय होता है, किचन में जो महिलाओं का समय होता है वहाँ पर उपयोग में लाया जाता है। तो तिलहन की फसलें जिनसे तेल निकलता है वो हमारे देश में सभी जगह सभी घरों में उपयोग किया जाता है। अगर हम देखें कि पिछले कुछ समय से खाने के तेल की हमारे देश में कमी हो रही है, जिसको हम बाहर से आयात कर रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि जो हमारा खाद्य तेल है उसका हम उत्पादन पूरी तरह से अगर निर्भर हैं अपने उत्पादन पे, और अगर हम तेलों की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें लगभग जो है हमारे कुल खाद्यान्न तेलों का 60% हम बाहर से आयात कर रहे हैं, जो कि हमारे किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसकी उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है, जिनसे कि हम अपने खाद्यान्न तेलों की जो पूर्ति है वो कर सकें। अब इसमें से जो समय था पहले, उसका एक कारण ये भी है कि आज़ादी के समय पे हमारे जो खाद्यान्न तेलों की आवश्यकताएं बहुत कम थी। तब 3 लीटर से 4 लीटर एक साल में तेल लगता था प्रति व्यक्ति। आज बढ़ते बढ़ते पहले 4 लीटर हुआ, फिर 10 लीटर हुआ, फिर 15 लीटर हुआ, और आज ऐसा है कि लगभग 13 से 14-15 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तेल की खपत होती है। उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो ये कि हमारी जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और दूसरा ये भी कारण है कि हमारी खरीदने की क्षमता, चीज़ों को लेने की क्षमता, या ये कहें कि हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती जा रही है। तो लाइफ स्टाइल में परिवर्तन और जनसंख्या में वृद्धि, जिससे कि खाद्यान्न तेल जो है आवश्यकताएं लगातार खाद्यान्न तेल की हमारी बढ़ती जा रही है। तो ये वर्तमान स्थिति के बारे में हम इस तरह से देख सकते हैं। अब दूसरा जो इसमें पहलू आता है कि आवश्यकता क्यों, जो खाद्यान्न तेल है इतनी आवश्यकता क्यों, मैंने उस पर चर्चा की। इसकी पूर्ति कैसे होगी, ये जो आवश्यकता है इसकी पूर्ति कैसे होगी। तो हमारे किसान भाई, मैंने बताया कि लगभग 73,000 करोड़ रुपए इतना तेल हम आयात करने में खर्च कर देते हैं। दूसरे देशों में हमारा इतना पैसा चला जाता है। तो अगर इतना पैसा दूसरे देशों में चला जाता है तो क्यों ना ये पैसा हमारे देश के किसानों को मिले। एक समय था जिसको हम कहते थे पीली क्रांति, जिसको जो है येलो रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता था। 90 के दशक की बात अगर आप करें तो उस टाइम पे हम आत्मनिर्भर थे लगभग तेल के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई जिससे कि तेल हमें धीरे धीरे हमारा आयात बढ़ता गया, और आज हम टोटल खाद्यान्न जो हमारा तेल है, खाद्य तेल है, 60% हम बाहर से ले रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि 73,000 करोड़ रुपए हमें बाहर भेजना पड़ता है इस तेल को खरीदने के लिए। तो ये पैसा हमारे किसानों को, हमारे देश के किसानों को, हमारे जो उत्पादक राज्य हैं
जैसे सरसों के लिए आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। सोयाबीन के लिए आपका मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो इसके अलावा मूंगफली के लिए आपका कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गया। ये 3 ऐसी फसलें हैं जो कि लगभग 80 से 85% टोटल खाद्यान्न तेलों की पूर्ति करती हैं। तो जिन प्रदेशों के मैंने नाम लिए, इन प्रदेशों के किसानों की ज़्यादा जवाबदारी हो जाती है कि हमें उत्पादकता बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए मैंने कहा कि कुछ पहलू हैं जिनको हमें किसान भाइयों को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रायः हमारी जो 9 तिलहनी फसलों की बात करते हैं, मुख्य जो तिलहनी फसलें हैं, उसके अलावा कुछ द्वितीयक फसलें भी हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, जिनका अभी वर्तमान में काफ़ी प्रसार भी हो रहा है। सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है और किसान भाई भी इस पर रुचि ले रहे हैं। तो पहला मैंने पहलू जो बताया कि जो 9 तिलहनी फसलें हैं, इन पर उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो द्वितीयक फसलें हैं, जैसे आपका राइस ब्रान ऑयल आजकल, कोकोनट ऑयल आजकल निकल रहा है, पाम ऑयल निकल रहा है, तो इस तरह के सेकेंडरी जो तेल निकालने के बहुत सारे पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं जिनसे तेल निकलता है, तो उनको भी हमें तेल निकाल के और पूर्ति करने की आवश्यकता है। पाम ऑयल का लगातार उपयोग बढ़ रहा है, जो कि हेल्थ के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, हेल्थ के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन हमारा जो कच्ची घानी, हमारे जो ग्रामीण परिवेश में जिस तरह से भारतीय संस्कृति में तेल का महत्व शुरू से रहा, लोग पहले कोल्हू में सोसाइटी स्तर पे, ग्राम स्तर पे उसको उगाते थे। उसको उगाने के बाद उसको सीधे गांव में एक्सपेलर में तेल निकाल के और साल भर की अपनी व्यवस्था करके करते थे। तो इतना अभी लोगों की लाइफ स्टाइल में परिवर्तन हो जाने की वजह से तेल लगातार आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और इस तरह की व्यवस्थाएं बंद हो गई हैं, जिससे कि जो डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति का जो सामंजस्य है वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। उसको किसान भाइयों को उत्पादकता बढ़ा के इस डिमांड और सप्लाई को पूरा करने की आवश्यकता है। डॉक्टर संजय द्विवेदी साहब, हमारी तिलहनी फसलों की वर्तमान स्थिति और आवश्यकता पर आपने प्रकाश डाला, लेकिन किसान का जीवन उसके फसल उत्पादन पर निर्भर है और वह अपने जो परंपरागत फसलें हैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहता। उसे लगता है कि कहीं वह अपनी जो उसे आय हो रही है उससे हाथ न धो ले। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आप हमारे किसानों को अवगत कराएं कि इन तिलहनी फसलों पर के उत्पादन से किसान की आय में किस तरह से बढ़ोतरी होगी और वह इन तिलहनी फसलों के उत्पादन में किस तरह से उसके समक्ष चुनौतियों का समाधान करे तथा उनका प्रबंधन करे। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। उत्पादकता बढ़ाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हर खेत स्तर पर, हर किसान स्तर पर ज़रूरी है, क्योंकि उत्पादकता नहीं बढ़ेगी तो उत्पादन नहीं होगा। उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसी भी फसल के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं, हमें उन सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, तभी हम उत्पादकता बढ़ा पाएंगे। प्रायः देखा गया है कि हमारे इंडिया में, भारत में, देश में किसी भी प्रदेश में आप बात करेंगे तो खरीफ की फसल जो भी है, खरीफ की फसल पे, जैसे खास तौर से जो धान की फसल होती है, रकबा धान की फसल का ज़्यादा है हमारे यहाँ खरीफ में देखा जाए, और उसके बाद रबी में गेहूं का रकबा आता है। तो ये दोनों खाद्यान्न फसलें हैं, लेकिन तिलहनी और दलहनी फसलें, इन दोनों पे हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि धान और गेहूं के अलावा भी तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें एक ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे कि हमारे खेत स्तर पे, हमारे ग्राम स्तर पे या उसके आगे सोसाइटी स्तर पे उत्पादकता उसकी हम बढ़ा सकें। अब बात आती है कि तिलहनी और दलहनी, मैंने कहा कि खरीफ और रबी में जो सीक्वेंस है फसल का, धान के बाद गेहूं का, तो खरीफ में भी कुछ ऐसी फसलें हम सम्मिलित करें जिससे कि तेल जो है, तेल की उत्पादकता बढ़ सके
और उसके बाद रबी में भी कुछ ऐसी फसलों को समायोजित करें जिससे कि तेल की उत्पादकता बढ़ सके। मैंने कहा कि धान के स्थान पर अगर संभव है तो सोयाबीन लगा सकते हैं, तिल लगा सकते हैं खरीफ में, है ना। और इसके अलावा भी और बहुत सारी तिलहनी फसलें, जैसे आप बहुत सारी जगह पे नाइजर वगैरह अच्छा तिलहनी फसल के रूप में जाना जाता है, उसको लगा सकते हैं आप। रबी में बात करें तो सरसों एक बहुत प्रमुख, जैसे मैंने बताया कि फसल है, उसको लगा सकते हैं। अलसी लगा सकते हैं आप, है ना। और भी इस तरह की तिलहनी फसलें, सरसों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है तिलहनी फसलों में। हमारे किसान भाई खरीफ के बाद में रबी में सरसों, खासतौर से जो मैंने बताया राज्यों के नाम, आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर जो हमारी जलवायु है सरसों के लिए बहुत उपयुक्त है। भरतपुर में हमारी डायरेक्टरेट भी है सरसों की, वहाँ से नई नई प्रजातियाँ निकली हुई हैं। उनको लेकर के जो रबी में प्रबंधन है, प्रबंधन आपका बीज से प्रारंभ होता है, खेत की तैयारी से प्रारंभ होता है। उसके बाद बीज उपचार समय पर करें, उस पर पंक्ति से पंक्ति की बुआई करें, जो उसके लिए संस्तुत उर्वरक है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह उर्वरकों को संस्तुत किया जाता है। 120 से 140 किलोग्राम नत्रजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 से 60-70 किलोग्राम पोटास, सल्फर भी थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी डालने की। तो इन चीज़ों को समायोजित करके हम एक समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाएं। उसके बाद जब फसल बड़ी होती है तो खास तौर से सरसों में माहू वगैरह की समस्या आती है, फिट की समस्या आती है। आजकल उसके लिए केमिकल कंट्रोल भी बहुत अच्छे, रासायनिक नियंत्रण आ गए हैं, उनका समय पर उपचार करें। उसके बाद पानी का बहुत अच्छा प्रबंधन करने की इसमें ज़रूरत है। 3 से 4 पानी अलग अलग मिट्टियों के हिसाब से लगता है। उनको इनकी जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं उन पे उनका पानी दें। हमने प्रयोग भी किए बहुत सारे, जिसमें कि ड्रिप सिंचाई के माध्यम से अगर हम उत्पादन लेते हैं तो लगभग जो है 50 से 60% तक पानी की बचत होती है। और लगभग खाद की भी बचत इसी तरह होती है, क्योंकि आप ड्रिप के माध्यम से जब पानी देते हैं तो खाद भी उसके माध्यम से देते हैं। तो आजकल जो उर्वरकों की कमी हो रही है, लगातार हम बाहर से आयात कर रहे हैं उर्वरकों का, वो समस्या भी समाधान होगा और बाद में आप अच्छा एक उत्पादन ले सकते हैं। तो ये 5-6 चीज़ें मैंने जो आपको बताई कि अच्छे बीज का चयन, दूसरा उस पे जो अंतराल है पौधों का वो एक सुनिश्चित होना चाहिए जो उस क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड है। उसके बाद समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, समन्वित पादप सुरक्षा प्रबंधन, और इस तरह से आप ये 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें अपना करके जो वर्तमान में उत्पादन ले रहे हैं, मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि आप अपनी उत्पादकता 1.5 से 2 गुना तक एक वैज्ञानिक पद्धति से करने पे बढ़ा सकते हैं। और जो समस्या मैंने पहले चर्चा की कि हमारे देश में जो पैसा इतना बाहर भेज करके खाद्यान्न तेलों का आयात कर रहे हैं, 70,000 करोड़ की बात की मैंने, तो वही पैसा हमारे जब उत्पादकता बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो तेल का उत्पादन है अगर हमारे देश में ही पर्याप्त होगा तो यही पैसा हमारे किसानों को मिलेगा, जिससे कि उनकी आय में, मैंने कहा 1.5 से 2 गुना अगर आप उत्पादकता बढ़ाते हैं तो उनकी आय भी 1.5 से 2 गुना बढ़ेगी, जो कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है वो अच्छी होगी। और यही जो हमारे देश को समृद्ध और वैभवशाली बनाने में अपना योगदान देगा। निश्चित तौर पर किसान और किसानी को बचाने के लिए किसान को नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों और आप जैसे कृषि विशेषज्ञों की राय का अनुसरण करना होगा, तभी किसान समृद्ध होगा, किसानी समृद्ध होगी और देश समृद्ध होगा। डॉक्टर संजय द्विवेदी साहब, आपने आज चेतना रेडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को तिलहनी फसलों की वर्तमान स्थिति एवं आवश्यकता तथा प्रबंधन पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। निश्चित तौर पर आपके इन जानकारियों के माध्यम से हमारे चेतना रेडियो के श्रोता किसान तिलहनी फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरित होंगे और देश के विकास में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। सुनते रहे आपका अपना रेडियो, चेतना रेडियो।